तो वो जर्मनी में बैठ के बहुत कुछ बोलता है अभद्र भाषा में हमारे माननीय प्रधानमंत्री के बारे में। हर रोज सुबह उठते ही लोग खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, वो गलत बातें बोलता है। हमारे देश का देशद्रोही उसको कह लो आप, बट जर्मनी में बैठा है तो लोग उसको जर्मन शेफर्ड से जानते हैं। शेफर्ड तो एक बहुत ही लॉयल एनिमल होता है, तो मैंने उसको जर्मन सुअर नाम दिया। लेकिन फिर आप सुअर का अपमान कर रहे हैं। हाँ, ये तो है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने, और फिर अगर मैं देश की बात करूं तो केंद्र की मोदी सरकार ने सिख कम्युनिटी के लिए ऐसा क्या किया है कि आप अपने इंस्टा पर लिख रहे हैं कि आई एम अ प्राउड बीजेपी सपोर्टर। मेरा आपसे ये प्रश्न है कि क्या नहीं किया। राहुल गांधी कहते हैं विदेश में सिखों के साथ बहुत भेदभाव हो रहा है, उन्हें कड़ा नहीं पहनने दिया जाता। मेरे को तो, मैंने तो ऐसा कहीं नहीं देखा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। जब भी मैं इस तरीके से इंटरव्यू करती हूं तो गेस्ट का इंट्रोडक्शन देती हूं, आप बखूबी जानते ही हैं। आज के गेस्ट के लिए बस इतनी सी बात कहूंगी कि गूगल पर सर्च कीजिए जर्मन सुअर, और सबसे पहले जो तस्वीर आएगी उन्हीं की है। लेकिन इसके पीछे भाई कुछ उद्देश्य है, इसके पीछे कुछ मकसद है, इसके पीछे का कुछ एक रीजन है, वो आज हम समझेंगे। क्योंकि वो बोलते नहीं हैं, वो रोस्ट करते हैं डायरेक्टली, मर्यादित भाषा में। अनुप्रीत का स्वागत कीजिए, कंटेंट क्रिएटर है, स्वागत है आपका। थैंक यू। जैसे मैंने कहा अपने दर्शकों से, और इनफैक्ट ऑफ कैमरा मुझे आप ही ने सर्च कराया कि ऐसे ऐसे हो जाता है। कहानी बताएंगे इसके पीछे क्या है? मुझे जर्मन से तो लगा कि कुछ और नाम निकलकर सामने आएगा। आपकी तस्वीर क्यों आई? उसकी लोग बहुत इज्जत करते हैं जो वो डिजर्व नहीं करता। आपको पता मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ध्रुव राठी की। तो वो जर्मनी में बैठ के बहुत कुछ बोलता है अभद्र भाषा में हमारे माननीय प्रधानमंत्री के बारे में। हर रोज सुबह उठते ही लोग खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, वो गलत बातें बोलता है। वो ब्रश भी नहीं करता होगा शायद, तो वो गलत बातें बोलना शुरू कर देता है। और कहीं पे रेप होता है किसी बच्ची का, या कहीं पे लव जिहाद होता है, तो वो कुछ बोलता नहीं। तो ऐसे में, और वो यहाँ पे पैदा हुआ, हरियाणा का वो जाट है। तो 17 साल की उम्र में वो चला गया था जर्मनी। पहले लोग उसे बहुत फॉलो करते थे, लोगों को गलत फहमी थी जब वो इन्फॉर्मेशन देता था, अच्छी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस बनाता था। बट जब उसकी असलियत पता चली, चेहरा सामने आया असली, तो पता चला वो तो हमारे देश का देशद्रोही उसको कह लो आप। बट जर्मनी में बैठा है तो लोग उसको जर्मन शेफर्ड से जानते हैं बहुत सालों से। शेफर्ड तो एक बहुत ही लॉयल एनिमल होता है, डॉग। तो जर्मन शेफर्ड, आई एम अ डॉग लवर, तो जर्मन शेफर्ड तो नहीं बोलना चाहिए। तो मैंने उसको जर्मन सुअर नाम दिया, तो इसलिए वहाँ से वो फेमस हुआ। मैंने अपनी हर वीडियो में जब जब उसके बारे में मैंने बोला, तो मैंने जर्मन सुअर ही दिया नाम उसका। इतनी इज्जत उसके लिए बहुत है। लेकिन फिर आप सुअर का अपमान कर रहे हैं। हाँ, ये तो है। आपको बैलेंस करना होगा। कोई नहीं, मैं मोदी जी का वो कर लेता हूँ, उनकी तारीफ, तो बैलेंस हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, लेकिन ये कितना इजी है कि एक आदमी जो इस देश में रह भी नहीं रहा है, लेकिन उसको इस देश की बहुत चिंता सताती है बाहर बैठकर। उसमें गलती मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी, ये मेरी थॉट्स है कि गलती हमारे देश के लोगों की है। क्योंकि जो उसको सपोर्ट करते हैं, आपको वही सुनेगा। आपको पता है, आप सुबह आके बोल रहे हो, आपको सुन रहे हैं लोग, इसका मतलब आप दोबारा कल आओगे, दोबारा बोलोगे, फिर परसों फिर आओगे, क्योंकि 10 लाख लोग सुन रहे हो और उसको तो बहुत लोग सुनते हैं। तो लोगों की गलती है जो उसको सुनते हैं, उस पर डिपेंडेंट रहते हैं। या तो लोग मज़े लेने के लिए सुनते हैं कि टाइम पास हो गया, चलो आज चाय के साथ बिस्किट आई नहीं, इसकी बातें सुन लो। तो या तो उसके लिए सुनते हैं, तो मेरे हिसाब से वो भी देशद्रोही है। क्योंकि वो हमारे देश को गालियां दे रहा है। वो जर्मनी में बैठा है, जर्मनी में इतना कुछ गलत होता है, वो हाईलाइट नहीं करेगा। वो वहाँ बैठ के बंद कमरे में ये हाईलाइट करेगा कि यहाँ पे दीपावली पे पटाखे नहीं जलाने चाहिए, जब श्री रामचंद्र जी आए थे यहाँ पे। उसको पूरा कॉन्सेप्ट तो पता नहीं, लेकिन वो ये नहीं बोलेगा कि क्रिसमस पे ये नहीं करना चाहिए, या इस त्यौहार पे ये नहीं। मतलब ओनली टारगेटिंग हिंदू रिलीजन, उसका शुरू से है, हमेशा से। तो लोग उसको सपोर्ट करते हैं, तो मेरे हिसाब से लोगों की गलती है। अगर लोग उसको अनफॉलो करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे, कई बार तो वो अपने कमेंट्स को छुपा देता है क्योंकि उसको बहुत गालियां पड़ती है, बैकलैश मिलता है। अगर ऐसे ही लोग जागेंगे, चाहे वो जर्मन सुअर के नाम से जाग जाए, किसी भी नाम से, रोस्टिंग के लेवल से जाग जाए, तो पता चलेगा उसको भी कि हाँ, लोग मेरे को नहीं सुन रहे, तो वो भी डर जाएगा। वो सीधा कह देता है रामचंद्र जी के बारे में। अभी शायद आपने देखा होगा, मैंने भी वीडियो बनाई थी कि क्या रामचंद्र जी जब 14 साल के वनवास में गए थे, तो क्या उन्होंने घास फूस खाई थी, पत्तियां खाई थी? उन्होंने, कोई वहां पे पनीर बटर मसाला बनाने वाला नहीं था। तो ये सिर्फ हिंदू धर्म के लिए ही टारगेट करता है, जो कि एक खुद बॉर्न हिंदू है। तो वो तो सबसे बड़ा धोखेबाज ही हुआ। तो लोग उसको सपोर्ट करते हैं, तो मेरी नज़रों में लोग भी गलत है। लेकिन हमारे देश में बहुत इजी है हिंदुओं को टारगेट करना। कोई भी कभी भी कैसे भी वीडियो बनाना है, कहीं भी आकर बोल देगा। हिंदू जो कि मेजॉरिटी में है, जिनका अपना पूरा एक इतिहास है, सनातन का आप देखिए ना, मतलब आप जितने से पढ़ने बैठेंगे, मतलब आप
कि दौर गुजर जाएंगे, जिंदगी गुजर जाएगी, वो चीजें खत्म नहीं होंगी, उस चीज को टारगेट करना इतना आसान क्यों है? जुबान हिलाई और कुछ भी बोल दिया। मैं आपकी बात से पार्शली एग्री करता हूँ अभी फिलहाल। अब लोगों का माइंडसेट, आइडियोलॉजी बदल चुकी है, क्योंकि हम जैसे बहुत सारे जागरूक लोग, वीडियो क्रिएटर्स कह लो या जागरूक लोग कह लो, वो जाग चुके हैं। अब आप देखो कि कोई भी ऑनलाइन आके, जो पहले की वीडियो सरफेस होती थी कि 6 महीने पहले किसी ने हिंदू धर्म के बारे में बोला या मंदिर के बारे में बोला, प्राचीन मंदिर के बारे में, तो अब लोग उनको पकड़ के सॉरी बुलवाते हैं और गलत काम, और अब लोग कम कर रहे हैं। अभी भी हो रही है, लोग मानते तो नहीं है, बट अभी भी ये चीज़ें कम हो रही है। तो मैं पार्शली एग्री करता हूँ। हाँ, हिंदू धर्म को टारगेट किया जाता है क्योंकि हम लोग, सेकुलरिज्म भी एक हमारे में वर्ड है, हम सोए रहते हैं। हिंदू धर्म, जैसे कि धुरंधर पिक्चर में दिखाया कि हिंदू धर्म बड़ा डरपोक धर्म है, हिंदू कौम कौम। बड़ी डरपोक कौम है। तो बाद में उसकी औकात उसको दिखा दी गई कि कितनी डरपोक है। ऐसे ही जब हिंदू जागता है ना, तो अच्छे से चेहरा दिखाता है। अब वो जाग रहा है मेरे हिसाब से, जितना मैंने देखा है, और वो फिर घर में घुस के खींच के ला के बताएगा कि हम कितने सोए हुए हैं और आप कितने जागे हुए हो। जैसे मैंने एक वीडियो देखा अभी 3-4 दिन पहले, सर्कुलेट हो रहा है इंस्टाग्राम पर, शायद आपने देखा होगा। कोई मुस्लिम है जो बोल रहा है कि हिंदुओं में कमी है इसलिए इनकी लड़कियां भागकर हमारे पास आ जाती हैं, और वो तो बहुत गंदी लैंग्वेज यूज कर रहा है। तो अब फिर लव जिहाद के कारण में आप एक कारण मुसलमान बता सकते हैं, दूसरा कारण तो खुद वो हिंदू परिवार होंगे जिनकी बेटियां भाग जा रही हैं। क्या कमी है? ये आपने बिल्कुल सही बोला। इसमें कमी मैं उन बहनों की, उन बच्चियों की मानता हूँ कि जो उनके जाल में या ट्रैप में फंस जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे ऐसे होते हैं, हर कोई गलत होता है हर रिलीजन में, बट अगर ये लोग आके मुंह पे ऐसे टारगेट कर रहे हैं तो हमें सतर्क हो जाना चाहिए। वी शुड बी अवेयर ना, कि भैया ये गलत है, इनका प्लान क्या है, इनका मकसद क्या है, इनके पीछे क्या माइंडसेट है, कि ये क्या चाहते हैं, लव जिहाद, या उसके बाद ये खुद ही मुंह पे आके कह रहे हैं कि तुम्हारे घर की लड़कियां हमारे पास क्यों आती है। तो अगर हम इनसे भी सतर्क नहीं हो रहे, और यही मेरा पेन पॉइंट होता है कि यार ये खुलेआम वीडियो डालते हैं और बोलते हैं कि आपकी जो लड़की है घर की, हिंदू लड़कियां तो हमारे पास आती है, वो हिंदू लड़कों को पसंद ही नहीं करती। तो उसके बाद भी अगर लड़कियों को थोड़ा सा बुद्धि नहीं आ रही, तो आई थिंक फिर वो लड़कियां या तो भटकी हुई है, या उनमें समझ कम है, या उनको हिंदू धर्म पे कम विश्वास है। मेरा ये मानना है। और उस पर काम करने की जरूरत है हम सबको भी, एज अ पेरेंट्स, एज अ काम हो भी रहा सिबलिंग्स। है, बिल्कुल। काम हो भी रहा है, अवेयरनेस बहुत आ चुकी है। सोशल मीडिया, अगर पॉजिटिविटी है, नेगेटिविटी है, तो पॉजिटिविटी भी बहुत है। सोशल अवेयरनेस बहुत आ चुकी है। ऐसी वीडियोस जब वायरल होती है, ये लोग जब अपना असली चेहरा दिखाते हैं, तो हम जैसे लोग आते हैं, बताते हैं कि इनका असली चेहरा अब आप देखो, उसके बाद इनकी मान लो या तो हमारी मान लो। आपने कंटेंट क्रिएटिंग कब स्टार्ट की? ऑलमोस्ट 1 साल पहले। और उससे पहले? उससे पहले मैं जॉब करता था कॉर्पोरेट, 13 साल तक मैंने जॉब करी है तो गुड़गांव में। और उसके बाद फिर कंटेंट क्रिएशन का आइडिया कहाँ से आया, या अभी आप दोनों चीजें बराबर कर रहे हैं? नहीं, अभी तो मुझे 1.5 साल हो गया जॉब छोड़े हुए मुझे। कंटेंट क्रिएशन का आइडिया ऐसे है कि मैं कंटेंट देखता था, थोड़ा सा जियो पॉलिटिक्स की नॉलेज थी, और ये जो आज हमारे समाज में जो भी ये अच्छे लोग हैं, ये जो गंद मचाते हैं, सुबह उठ के कोई कॉमेडी के नाम पे कोई भी जोक कर देता है, किसी के रेप के ऊपर, किसी के बॉडी पार्ट्स के ऊपर, तो ये सब चुभता था मुझे। तो स्टार्ट करा 1-2 वीडियो से। मेरे अपने ही दोस्त मुझे अनफॉलो करके चले गए कि भाई तू क्या कर रहा है, पागल हो गया है, ये सब काम कहाँ शुरू कर दिया भाई, नौकरी करो, ये वो। तो धीरे धीरे जब वीडियोस बनाई, लोगों का इतना प्यार मिला कि मैं आपको बता नहीं सकता। बैकलैश भी मिला, गालियाँ भी मिली, वो तो हमारे माननीय मोदी जी को भी मिलती है, उनकी माता जी को भी मिली है। तो बट मुझे ये पता था कि मैं सही बोल रहा हूँ ना, तो मैं बोलता रहूँगा। तो धीरे 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 वीडियोस बनाई, जो करंट अफेयर्स होते हैं उनके बारे में बोला, पॉलिटिकली जहाँ बीजेपी सही है वो बोला, बीजेपी गलत है वो बोला, अनबायस्ड रहे मतलब। अनबायस्ड है, ऑल्दो आई एम अ बीजेपी सपोर्टर। यही आपका प्रोफाइल भी कहता है, अ प्राउड बीजेपी सपोर्टर बट अनबायस्ड। अच्छी चीज है। आपने जियो पॉलिटिक्स का जिक्र किया, आपने कहा कि आपको थोड़ी सी नॉलेज है, हालांकि मैं आपको आपका पूरा कंटेंट देख चुकी हूँ, बहुत नॉलेज है आपको। मुझे बताइए, जो पूरे भी दुनिया में इस वक्त चल रहा है और जो भारत पर उसका असर हो रहा है, क्या हम वाकई में ऐसे फेज में हैं जहां हमें बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत है? और कुछ लोग बैठ के जैसे गालियां देते हैं सरकार को, वो देने की जरूरत है? आज ही मैं किसी से बात कर रही थी तो मुद्दा उठ गया, तो बोले कि वो 3 भारतीयों की जिस तरीके से डेथ हुई है, तो बोल नहीं रहे हैं नरेंद्र मोदी। ये सारी चीजें इस वक्त पर करने की जरूरत है? हालात जितना आप स्टडी कर रहे होंगे, हालात अभी और बिगड़ेंगे, या हमारी सरकार जितना उससे बन पड़ रहा है अपने भारतीयों के लिए वो कर रही है? वरी करने की ज़रूरत है, बट पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। वरी के साथ साथ हमें
कैसे यूज़ करना है, हमारे पास जो टेक्नोलॉजीज़ हैं और हमारे पास जो कमोडिटीज़ हैं उनका, हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका कैसे यूज़ करना है। जो मोदी जी बोलते हैं कि ज़्यादा घूमो मत, पेट्रोल ज़्यादा यूज़ मत करो, ऑब्वियसली वो हमारा पैसा बचा रहे हैं, अपना तो बचा नहीं रहे। ये हमें समझना होगा कि वो हमारे लिए बोल रहे हैं। बट पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा वरी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया पे पूरा वर्ल्ड विश्वास करता है। वो सेपरेट कंट्रीज़ की वॉर है, इंडिया की वॉर नहीं है वो। और इंडिया उसमें, अगर लोगों को लगता है कि मोदी जी क्यों नहीं कुछ कर रहे, तो इंडिया उसमें ज़बरदस्ती घुस के रुकवा नहीं सकता। बहुत ही इंटरनेशनल मैटर है ये, इम्पैक्टफुल, बहुत ही सेंसिटिव मैटर है, उसमें इंडिया नहीं इन्वॉल्व हो सकता। कि मतलब हमारा न्यूट्रल रवैया ठीक है उसमें, ऐसा लगता है बिल्कुल आपको? न्यूट्रल रवैया ही होना चाहिए। इंडिया पे अटैक नहीं हुआ, दुबई तक में अटैक हो गया था, हम सब ने सुना, सेफेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड दुबई तक में। वहाँ के लोग पैनिक हो गए थे। दुबई के एयरपोर्ट पे भी बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, एक या दो, एक तो आई एम डैम श्योर। दुबई में आप जानते हो कितनी सिक्योरिटी रहती है, डिप्लोमेट्स की मीटिंग होती है, कॉरपोरेट की सबसे बिगेस्ट मीटिंग्स इन द वर्ल्ड, इट इज़ हेल्ड इन दुबई। बट इंडिया सेफ था, तब तो लोग नहीं आए बोलने कि इंडिया सेफ है। अब जब पेट्रोल इतना बढ़ गया 47 to 49% इन अमेरिका, ब्राज़ील, मैक्सिको, हर कंट्री में, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया में 17 या 18% बढ़ा है, तो लोग उसी में। अब जब पेट्रोल जहाँ से इनपुट आ रहा है वो इनपुट ही ब्लॉक हो गया, तो पेट्रोल तो बढ़ेगा ही ना। अगर पेट्रोलियम कंपनीज जो इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, ये सब लॉस में है, तो धीरे धीरे वो रिकवर करेंगे, धीरे धीरे बढ़ाएंगे। अगर इंडिया चाहती तो और कंट्रीज की तरह सीधा 15 रुपये बढ़ा देती, सही बात। वो भी 3 वो रुपये भी 4 झेलना ही रुपये पड़ता। और वो भी झेलना पड़ता। क्योंकि पेट्रोल का जो सोर्स है क्रूड ऑयल का, वो भी 70 रुपये प्रति बैरल था, यूएस डॉलर, $70 प्रति बैरल, वो आज $108 प्रति बैरल है। अब तो शायद $100-102 प्रति बैरल है। तो वो भी बढ़ गया है ड्यू टू वॉर। जब ऑयल रिफाइनरीज ही डिमोलिश होगी, उड़ा दी गई, तो पेट्रोल तो पूरे वर्ल्ड में शॉर्टेज होगा, और हमें समझदारी से यूज़ करना है। सो दिस इज व्हाट आवर प्राइम मिनिस्टर सेज कि वी हैव टू यूज इट वेरी केयरफुली। तो वरी करने की जरूरत है, बट पैनिक होने करने की की जरूरत नहीं। वी आर इन अ वेरी गुड पोजीशन। ओके। चूंकि आप सिख कम्युनिटी से आते हैं, तो ये समझना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने, और फिर अगर मैं देश की बात करूं तो केंद्र की मोदी सरकार ने सिख कम्युनिटी के लिए ऐसा क्या किया है कि आप अपने इंस्टा पर लिख रहे हैं कि आई एम अ प्राउड बीजेपी सपोर्टर? सिख कम्युनिटी को कन्विंस करने के लिए या आपकी कम्युनिटी के लिए कुछ ऐसा क्या किया है सरकार ने? मेरा आपसे ये प्रश्न है कि क्या नहीं किया? सब कुछ ही किया उन्होंने। मतलब कमिंग बैक टू योर आंसर, सब कुछ किया उन्होंने। हमेशा हमारे रिचुअल्स को इतने अच्छे से निभाना, मैंने तो नहीं देखा था कांग्रेस को निभाते हुए, लेकिन लोग बोले कि यार वो मोदी जी तो वोट के लिए करते हैं, तो कांग्रेस भी तो वोट के लिए कर सकती थी, बट कांग्रेस ने नहीं किया। योगी जी ने किया हमेशा, मोदी जी ने हमेशा किया। और उनको उतनी ही रिस्पेक्ट देते हैं वो जितनी 85% हिंदू को देते हैं, उनको उतने ही लेवल पे रखते हैं, एक आंख से देखते हैं, प्रायोरिटी देते हैं जितनी हर रिलीजन को देते हैं। तो इससे ज़्यादा तो और वो कुछ कर नहीं सकते। अब आप बोलो वो आपके घर आके बैठ जाए। नहीं नहीं, घर आके बैठ जाए, जैसे राहुल गांधी कहते हैं विदेश में कि सिखों के साथ बहुत भेदभाव हो रहा है, उन्हें कड़ा नहीं पहनने दिया जाता, तो पगड़ी नहीं पहनने दी जाती। सुना आपने उनका स्टेटमेंट? कुछ टाइम पुराना है उनका वो स्टेटमेंट, और विदेश में दिया उन्होंने। अब यहाँ पर मैंने बहुत सारे सिखों से बात की, उन्होंने कहा हमें तो कभी किसी ने नहीं रोका। तो वही मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, आपको कभी भी ऐसा फील हुआ? क्या कह रहे हैं फिर राहुल गांधी जाके बाहर? मैंने तो ऐसा कहीं नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा। मेरे टर्बन में पिन लगी हुई है, एयरपोर्ट पे मेटल डिटेक्टर होता है, उन्होंने मेरी टर्बन को मेटल डिटेक्ट किया और पिन थी, उन्होंने मेरे को बोला जाओ आप। उनको पता है, आई थिंक करपान तक अलाउड होती है। तो ये जो वो बोल रहे हैं मुझे तो पता नहीं, बस मुझे इतना पता है कि 1984 में जो रॉयट्स हुए थे वो कांग्रेस के टाइम पे हुए थे। तब शायद बीजेपी नहीं थी, बट कुछ लोग कहते हैं बीजेपी इन्वॉल्व थी। बट जो इनिशिएटर था, जिसने ऑर्डर दिए थे, वो तो कांग्रेस ही थी। तो मेरा ये मानना है कि बीजेपी ने ऐसा कोई भेदभाव कभी भी सिखों के साथ नहीं किया, बल्कि इतना प्यार किया है जो सबको दिखता है। जो ट्रू होगा ना, जो सच्चा होगा, उसको दिखेगा, और दिखता भी है। मैं दिल्ली से हूँ, सही बात। दिल्ली में भी लोग बताते हैं कि कैसे मोदी जी आदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं सिखों का, और बिल्कुल योगी जी भी। बिल्कुल बिल्कुल। एक मुद्दा है खालिस्तान का। बहुत इस पर चर्चा होती है, आरोप लगते हैं। जिंदा शहीद के नाम से जाने जाते हैं MS बिट्टा, उनसे मैं बात कर रही थी। उन्होंने तो ये तक कहा कि मुझे इस बात से बड़ी आपत्ति होती है कि सरदार इस पर बोलते क्यों नहीं है, सरदार कम्युनिटी इस पर बोलती क्यों नहीं है। दूसरी चीज, जो लोग विरोध करते हैं नरेंद्र मोदी का, जो लोग विरोध करते हैं बीजेपी का, वो कहते हैं कि हमें आज से पहले पता ही नहीं था कि खालिस्तान भी कुछ होता है, लव जिहाद भी कुछ होता है। लेकिन होता है, हम सब देख रहे हैं। खालिस्तान जो सपोर्टर्स हैं, खालिस्तानी जो सपोर्टर्स हैं, उन पर आपका क्या पर्सपेक्टिव है? ये उनकी अपनी थिंकिंग है, पर्सपेक्टिव है। मेरे हिसाब से मैं उनको नहीं मानता। मैं
अग्री नहीं करता इस चीज़ में, ना मैं उनको सपोर्ट करता हूँ, मैंने कभी भी नहीं किया। ना मुझे कोई खालिस्तानी एक सेपरेट स्टेट चाहिए एज अ सिख। अब कनाडा में कुछ लोगों को या कहीं पे भी जो भी खालिस्तानियों को सपोर्ट करते हैं, वो उनकी अपनी थॉट प्रोसेस है, राइट टू स्पीक है, तो वो बोल सकते हैं। बट अगर वो इस प्रोटेस्ट में मोदी जी को, उनके पुतले को जला रहे हैं, हमारे देश के झंडे को जला रहे हैं, तो वो असली सिख नहीं है, फिर वो किसी और ग्रुप से बिलोंग करते हैं। क्योंकि आप अगर सेपरेट स्टेट मांग रहे हो तो बैठ के मांगो, आराम से मांगो। प्रोटेस्ट करना है तो एक तरीका होता है, एक डेकोरम मेंटेन करो। लेकिन अगर आप एक किसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को, जहाँ से आप आए हो, यहीं से आप माइग्रेट हुए हो कनाडा, उनके देश के प्रधानमंत्री का आप पुतला जला के मांगोगे, तो आपकी छवि खराब होएगी, साथ साथ सिख समुदाय की भी छवि खराब होती है इससे। तो मैं इसको सपोर्ट नहीं करता। अच्छा, वापस इस मुद्दे पर आ जाते हैं जहाँ से हमने शुरुआत हमें करनी चाहिए थी, और वो ये कि हम लखनऊ में मौजूद हैं। ये जो पूरा त्रिवेणी संगम कह लीजिए आप इसे, या जितने कंटेंट क्रिएटर्स को बुलाया गया है यूपी गवर्नमेंट की तरफ से, इस पहल को आप कैसे देखते हैं? ये फ़ायदेमंद होगा यूपी के लिए, यूपी के लोगों के लिए, डेवलपमेंट के लिए, बाहर लोगों को मैसेज जो भेजा जाएगा उस चीज़ के लिए? बहुत बहुत फ़ायदेमंद होगा, बट इसका फ़ायदा अभी नहीं दिखेगा। प्रॉब्लम ये है, लोग सोचेंगे कि इंस्टेंटली बेनिफिट हो, नहीं, ऐसा नहीं होगा। 2 साल 3 साल लगेंगे। अभी मीटिंग्स हुई है, अभी प्लान्स एग्जीक्यूट किए जाएंगे, प्लान्स अभी बनाए जा रहे हैं। जैसे 5 साल पहले किसी को नहीं पता था कि यूपी में इंडिया का सबसे बिगेस्ट एक्सप्रेसवे नेटवर्क्स होगा। 5 साल पहले किसी को नहीं पता था, बट आज है। तो ऐसे ही अभी जो जो प्लान्स और स्कीम्स लॉन्च की गई है, जो अभी हो रही है, वो 4-5 साल 3 साल बाद पता चलेगा। आज से 2 साल पहले जेवर एयरपोर्ट जब बन रहा था ग्रेटर नोएडा में, तो इतनी प्रॉपर्टी बूस्ट आज जो हो गई है, वो पहले किसी को भी अनुमान नहीं कोई लगा सकता था। तो ये धीरे धीरे होता है, रातों रात कुछ भी नहीं होता ना। तो बहुत बूस्ट मिलेगा इकोनॉमी को, ऑलरेडी बहुत मिल चुका है। जो अभी योगी जी फरवरी में जापान और सिंगापुर का टूर करके आए थे अपना 4 दिन का, 2 दिन सिंगापुर 2 दिन जापान, वहाँ पे वो बहुत रेवेन्यू, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत ह्यूज अमाउंट की लेकर आए। मैंने उस पर वीडियो भी बनाई थी, और बहुत फ़ायदा मिलेगा। हमारा ग्रेटर नोएडा जो है वो इकोनॉमी बूस्टर बन जाएगा, बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होएगी। बट इट विल टेक टाइम, और अभी भी बहुत हो रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। कोशिश की बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने की, लेकिन चूंकि मैंने आपको बताया कि एक इवेंट है, इवेंट में ये सब आए हुए हैं, तो थोड़ा सा वक्त की कमी है। फिर कोशिश करेंगे मुलाकात करने की और किसी मुद्दे पर बात करने की। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। आप मुझे बताइए कैसा लगा ये इंटरव्यू, और बाकी अपडेट्स के लिए भी कहीं नहीं जाना है, NMF न्यूज़ के साथ बने रहिए। नमस्कार।